हेलो गाइस, वेलकम टू प्योर एनसीईआरटी क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ फ्रिक्शन। इसे हम एनसीईआरटी बुक से कवर करने वाले हैं और हम इसे लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at traffic signal. आपने देखा होगा कि जब ट्रैफिक सिग्नल आता है तो वहाँ पे हमें अपनी गाड़ियाँ रोकनी पड़ती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बस कोई ट्रक है या फिर कोई भी व्हीकल है जो कि ट्रैफिक सिग्नल के पास जा रहा है, यहाँ पे वहाँ पे अगर रेड सिग्नल देखने के लिए हमें अपनी व्हीकल को स्लो डाउन भी करना पड़ता है। यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल वेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो जब आपको अपनी बाईसाइकिल को रोकना होता है तब आप क्या करते हैं? आप ब्रेक को अप्लाई करते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? तो आपने कभी सोचा है कि क्यों जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं अपने साइकिल पे या बाईसाइकिल पे तो वो रुक क्यों जाती है, वो स्लो क्यों हो जाती है उसकी स्पीड? नाउ ओनली व्हीकल any object moving over the surface of another object slow down when no external force is applied on it. फाइनली इट स्टॉप। और इसी तरह से जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी दूसरे सरफेस के ऊपर, तो वो कुछ समय अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है तो वो क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद not only vehicles, any object moving over the surface of another ऑब्जेक्ट, किसी भी दूसरे सरफेस के ऊपर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे अगर कोई और ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो वो स्लो डाउन हो जाता है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, बिना किसी बाहरी फोर्स को अप्लाई किए हुए। फाइनली इट स्टॉप, और बाद में जाके वो रुक जाती है। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? तो हमने इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि कैसे कोई बॉल अगर हम रोल करते हैं किसी सरफेस के ऊपर तो थोड़ी देर के बाद वो जाके रुक जाती है या फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है और एट द एंड वो रुक जाती है, उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है। वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? और हम किसी भी अगर हमारा पैर अगर गलती से भी कभी बनाना पील के ऊपर आ जाता है तो हम क्या स्लिप कर जाते हैं। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन स्मूथ एंड वेट फ्लोर? और अगर आपने देखा हो कि घर में अब जब मम्मी सफाई करती हैं, पोछा लगाती हैं, तब आपको जब आपका फ्लोर वेट रहता है तो उस समय हमें चलने में मुश्किल आती है, पैर स्लिप करता है उस पर। तो यू माइट फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस तरह का ही क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए हम इस चैप्टर को समझेंगे। Come to topic 9.1, force of friction. Activity 9.1, gently push a book on a table. You observe that it stop after moving for some time, some distance. आप अगर किसी बुक को थोड़ा सा पुश करते हैं जो टेबल पे रखी है तो कुछ समय के बाद जाके रुक जाएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एंड, मतलब एक तरफ से एक हाथ से आगे की तरफ पुश करिए, फिर उसको फिर वापस उसकी सेम पोजीशन पे दूसरी हाथ की तरफ से पुश कर सकते हैं। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम? क्या डज द बुक स्टॉप दिस टाइम? अब यहाँ पे नेक्स्ट में बी में क्या करना है, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? कैन यू थिंक दैट एन एक्सप्लेनेशन? कैन वी से दैट द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन बुक अपोजिंग इट्स मोशन? दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कोई भी चीज़ अगर चलते हुए रुक जाती है, इसका मतलब उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लग रहा है, उसके मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट में एक दूसरा फोर्स लग रहा है जो कि उसके स्पीड को कम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। You saw that if you apply the force along the left, अगर आप लेफ़्ट की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शन एक्ट्स along the right। तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स जो है कल भी हमने डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट में एक्ट करता है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स along द राइट, अगर आप राइट की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन जो है लेफ़्ट की तरफ एक्ट करेगा। दोनों ही केसेस में जो फोर्स है वो अपोज करेगा मोशन, जो बुक के मोशन के डायरेक्शन को। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द अप्लाइड फोर्स। तो इस तरह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं या फिर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन को हमेशा वो अपोज करता है, और इसीलिए जो है हमारा मूविंग जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन हो जाता है।
In the above activity, the force of friction act between the surface of the book and the surface of the table. तो यही यहाँ पे जो हमने बुक का एग्जांपल, बुक की एक्टिविटी जो फर्स्ट हम आगे हम पहले हमने किया है, उसमें दो सरफेस यहाँ पे काम कर रहा है। एक तो बुक का सरफेस हो गया और दूसरा जो टेबल का जो सरफेस है। इज़ द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेस? तो क्या हम जानेंगे कि सभी जो जितने भी सरफेस हैं, जितने भी तरह का सरफेस है, या स्मूथ हो रफ हो, क्या सबके लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेम ही काम करेगा? और डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? तो या फिर उस पे सरफेस की स्मूथनेस पे डिपेंड करता है ये कि कोई सरफेस कितना स्मूथ है या फिर रफ है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक्टिविटी 9.2, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक्स। एक स्ट्रिंग को टाई कर दीजिए ब्रिक्स ईट के ऊपर। पुल द ब्रिक्स बाय द स्प्रिंग बैलेंस, और उसको ब्रिक को किसे स्प्रिंग बैलेंस से उसको क्या करना है, पुल करना है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, वहाँ पे खींचने के लिए, क्योंकि उस ईट में कुछ वेट है, ब्रिक में कुछ वेट है, उसकी वजह से हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको पुल करने के लिए। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव। तो आप देखिए स्प्रिंग बैलेंस पे वो रीडिंग को नोट करिए कि आपने जिस समय जो है आपके फोर्स लगाने से वो टाइम पीरियड, वो उस पॉइंट को नोट करिए क्या रीडिंग शो कर रहा है स्प्रिंग बैलेंस में, जब वो जो ईंट है वो मूव करना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, रीडिंग ओके। It gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor। और यही जो है वहाँ पे आपको ये बताएगा, वही मेजरमेंट बताएगा ये कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सरफेस ऑफ द ब्रिक दोनों में कितना क्या है, कितना है उसका मेजरमेंट, कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो कि सरफेस ऑफ द ब्रिक में है और फ्लोर में है। ब्रिक इज़ बीइंग पुल्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ इमेज में दिखाया गया कि कैसे स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए हम ब्रिक को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन। अब यहाँ पे जो ब्रिक को ना कवर कर देना है आपको एक पॉलीथीन से, और इस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करिए। उसके बाद आप क्या डिफरेंस नज़र आएगा रीडिंग में, क्या स्प्रिंग बैलेंस में के रीडिंग में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, उस चीज़ को देखना है। व्हाट माइट बी द रीज़न? तो यहाँ पे जो फोर्स डिफरेंस का जो रीज़न क्या हो सकता है, इसी रिपीट करना है इस रैपिंग एक्टिविटी को। फिर से आप उसको जूट रैप कर दीजिए ब्रिक के ऊपर, और फिर उसको फिर से करिए कि फिर से आप रीडिंग लीजिए स्प्रिंग बैलेंस का कि कितना शो कर रहा है। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं वो आपको देखना है। अब हम एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिससे कि हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है उसको हम मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें कॉइल्स होती हैं, कॉइल्ड स्प्रिंग होती हैं जो कि स्ट्रेच हो जाती है जब हम किसी भी चीज़ पे, ऑब्जेक्ट पे इसको अटैच करके फोर्स अप्लाई करते हैं तब। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय द पॉइंट मूविंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। अब यहाँ पे जो है स्ट्रेचिंग जो है स्प्रिंग का, वो वहाँ पे दिखता है हमें एक यहाँ पे स्केल जैसा बना होता है, उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि कितना वो स्ट्रेच कर रहा है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और यहाँ पे जो रीडिंग है स्केल के ऊपर वो हमें कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसका मेजरमेंट या फिर मैग्नीट्यूड बताता है। आई होप कि स्प्रिंग बैलेंस आपको समझ में आया होगा, और ये क्या मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में हमने समझ लिया। नाउ कम टू एक्टिविटी 9.3, मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर। एक स्मूथ फ्लोर पे इंक्लाइन यानी कि तिरछा आपको एक स्मूथ फ्लोर प्लेन चुनना है। मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ सरफेस और अ टेबल, एंड यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्ट बाय द ब्रिक। और आप वुडन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हमने किसी ब्रिक से या फिर ब्रिक्स की मदद से उसको सपोर्ट किया होगा, या फिर बुक से। तो बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम उसमें आपको उसको सपोर्ट करने के लिए आप बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपको एक पॉइंट, कहीं पे भी एक पॉइंट को मार्क कर लेना है पॉइंट ए करके, एंड लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से आपको पेंसिल सेल को गिराना है। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये जब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वो जो हमने पेंसिल सेल को जो गिराया है इंक्लाइन प्लेन से पॉइंट ए से
पॉइंट ए के ऊपर रख के, तो वो रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करता है टेबल के ऊपर। नोट डाउन द डिस्टेंस, अब उस डिस्टेंस को आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ मेजर स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल, अब आपको क्या करना है कि टेबल के ऊपर एक कपड़ा बिछा देना है, कवर कर देना है उसको। एंड मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ, और कपड़ा बिल्कुल अच्छे से आपको स्प्रेड करना है ताकि उस पर कोई रिंकल्स ना हो। उसके बाद ट्राई द एक्टिविटी अगेन, फिर से आपको इस एक्टिविटी को करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट ए मार्क किया हुआ है, बोर्ड पे भी दिख रहा है आपको, और दो बच्चे मिलके ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसने क्लॉथ को स्प्रेड कर दिया है। फिर उन्होंने देखा, तो जब यहाँ पे टेबल जैसे कि स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल शाइनी सरफेस है, तो जब वहाँ से वहाँ उस सरफेस पे जो है सेल का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड की जब हमने उस पर किसी कपड़े को डाल दिया है तब। द पेंसिल सेल कवर डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द डिफरेंट सरफेस। तो इस तरह से हम ये ऑब्जर्व करके इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पेंसिल सेल है उसमें डिस्टेंस जो कवर किया है आफ्टर उसको जब हमने इंक्लाइन प्लेन से गिराया, तब उसने दोनों ही केसेस में अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड, अब आपको क्लॉथ को हटा के उसके ऊपर सैंड को रख के तब आपको देखना है कि अब कितना वो आगे जा पाता है, ठीक है, या फिर कितना डिस्टेंस कवर करता है। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी, लेकिन आपको इतना ये सारे एक्टिविटी करते हुए आपको स्लोप के एंगल में या फिर स्लोप में कोई भी चेंज या इंक्लाइंड प्लेन में कोई भी चेंज आपको नहीं लाना है, उसका स्लोप जो है आपको सेम मेंटेन करके रखना है। इन विच केस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, तो आप ये बताइए कि किस चीज़ में, जब किस केस में है जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेल है वो सबसे कम होगा। वाई द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, और ये बताइए कि क्यों हर बार जो है डिस्टेंस मतलब डिफरेंट क्यों आ रहा है। अगर हमने प्लेन सेम रखा है तो फिर डिस्टेंस भी सेम आना चाहिए, तो फिर ये अलग अलग क्यों आ रहा है, क्या है ऐसा कि मतलब उसमें डिफरेंस लेकर आ रहा है। तो आप बता सकते हैं कि मतलब सरफेस में चेंज लाने के कारण हमारा जो है अलग अलग डिस्टेंस कवर कर पा रहा है वो सेल। डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, तो इसका मतलब कि जो डिस्टेंस कवर्ड है बाय द सेल वो सरफेस की नेचर पे डिपेंड कर रहा है। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it, और जो स्मूथनेस है सरफेस का, could the smoothness of the surface of the cell, और जो सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो, क्या जो सेल के सरफेस का भी स्मूथनेस उसमें अफेक्ट कर रहा है या नहीं। आई शेल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल, और इस एक्टिविटी को आप सेल के ऊपर भी सैंड पेपर को रैप करके कर सकते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन द कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन जो है किस वजह से कॉज होता है कि क्यों अगर दो सरफेस है और उनमें इरेगुलरिटीज है, स्मूथनेस नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो इस केस में जो है वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये दोनों सरफेस जो है कांटेक्ट में आने पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं या फिर फ्रिक्शन कॉज करते हैं। इवन दो सरफेस विच अपीयर्स वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम, अगर जो ऐसा सरफेस जो कि आपको देखने में अपीयर तो हो रहे हैं कि बहुत स्मूथ हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे इरेगुलरिटीज़ होते हैं या फिर सरफेस इतना स्मूथ नहीं होता है। और इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, जो इरेगुलरिटी अगर दो सरफेस में इरेगुलरिटीज़ है और दोनों को हम कांटेक्ट में लाते हैं तो वो एक दूसरे को लॉक करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग, और जब इंटरलॉकिंग होगी तो उसमें हमें क्या करना होगा कि फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा इस इंटरलॉकिंग से ओवरकम करने के लिए। ऑन रफ सरफेस देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ जितना रफ सरफेस होगा इंटरलॉकिंग उतनी ज़्यादा होगी एंड उतना ज़्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ द रफ सरफेस इज़ इन्वॉल्व, तो वहाँ पे जो अगर जितना रफ सरफेस होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही उसका ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉज करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इरेगुलरिटी कैसे दो अलग अलग सरफेस है तो कैसे एक दूसरे को इंटरलॉक कर रही हैं। तो सरफेस जो ब्लू से दिखाया गया है वो सरफेस ऑफ बुक है, और जो नीचे ब्राउन वाला जो पार्ट है वो सरफेस ऑफ द टेबल है। और उन दोनों में कैसे देखने में तो दोनों स्मूथ सरफेस है, लेकिन उसमें माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ रहती हैं, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को इंटरलॉक करती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज़ इन द टू सरफेस। तो जो फ्रिक्शन है वो कैसे कॉज होता है, ये जो दो सरफेस में और जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं तब उनकी जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो इंटरलॉक करने लगती हैं और इस वजह से फ्रिक्शन कॉज होता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ़ द टू सरफेस इज प्रेस्ड हार्डर। तो अब हम जितना ऑब्जेक्ट को प्रेस करेंगे उतना ही क्या होगा कि जो इरेगुलरिटीज़ उतना ही वो इंटरलॉकिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और इट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। और ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। अब आप किसी भी मैट को मूवमेंट करने की कोशिश करिए, अगर जब दो केसेस में आप मैट को मूव करने की कोशिश करके ऑब्जर्व करिएगा कि क्या रिजल्ट होता है, कि जब कोई उस पर बैठा हो तब, और दूसरा कि जब वो मैट बिल्कुल खाली हो। ठीक है। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another। और लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एक हैवी बॉक्स को पुश करना होता है ना। तो ये वाला एग्जांपल हमने देखा था। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, जब आपने कभी ऐसा किया नहीं है, किसी भी बॉक्स को पुश नहीं किया है, तो गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। अभी आप जाके उस एक्सपेरिमेंट को करिए, अभी उस एक्सपीरियंस को गेन करिए। व्हाट इज़ ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट टू मूव इट व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन। टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव द, कौन सा इजी होगा? कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो उसको रेस्ट से मोशन में लाने में ज़्यादा आसानी होती है, या फिर वो ऑलरेडी मूव कर रही है और उस पर फोर्स अप्लाई करके आप उसको, और उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको वो ज़्यादा इजी होगा, कौन सा आसान लगेगा? तो द फोर्स रिक्वायर टू ओवरकम फ्रिक्शन एट इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट टू मेजर ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब किसी हम ऑब्जेक्ट को, वो रेस्ट में है और जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स कॉज्ड करेगा वो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, जब कोई फोर्स रिक्वायर करेगा टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर हमने दोबारा से फोर्स अप्लाई कर दिया उसी सेम ऑब्जेक्ट पे मूविंग, और हम ये चाहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से, वो उससे उसकी स्पीड मेंटेन रहे, सेम स्पीड से वो मूव करता रहे या स्लाइड करता है, उसे हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो व्हेन अ बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट। और जब इस तरह से कोई भी बॉक्स अगर स्लाइड कर रहा, अब हम उस पर अगर हम बॉक्स स्लाइड कर रहा है द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द सरफेस, तो उसमें जो है कॉन्टैक्ट पॉइंट जब उसको इंटरलॉक करने का जो है टाइम नहीं मिल पाता है। इस वजह से क्या होता है कि वो, सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली, उस समय जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है स्मॉलर होता है दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड यू फाइंड इट समवेयर समवॉट ईजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन द मोशन टू गेट इट स्टार्टेड। तो इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट पहले से अगर मूवमेंट में है तब उसको मूव करना ज़्यादा आसान है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 9.3 फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन ये अच्छा नहीं होते हुए भी कुछ ना कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। तो रिकॉल नाउ सम ऑफ द योर एक्सपीरियंसेस। इज़ इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़ और अर्दन पॉट और अ ग्लास टम्बलर। आप ये बताइए कि एक कुल्हड़ मिट्टी का जो बना हुआ अर्दन पॉट होता है जिसमें हम चाय के पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो अच्छा उसको आसानी से होल्ड कर सकते हैं, या फिर एक ग्लास, शीशे का जो ग्लास होता है उसे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रीसी। मान लीजिए कि जो ग्लास है उसका टम्बलर का जो आउटर सरफेस है वो क्या है, ग्रीसी है, उसमें थोड़ा ऑयल चिपचिपा है। तो और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, या फिर उसके ऊपर एक पतली सी लेयर कुकिंग ऑयल को अप्लाई करके देख सकते हैं। वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट। अब आप बताइए कि उसे पकड़ना मुश्किल होगा या आसान होगा, या फिर हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। और या फिर ये देखिए कि अगर वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो फ्रैक्शन हो उस सरफेस में, तो क्या हम उसको उस ग्लास को पकड़ सकते हैं? तो रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। तो आप, हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर के पढ़ा था कि जब हम अगर वेट फ्लोर होता है या फिर वेट मार्बल फ्लोर होता है या टाइल्स होता है, तो उस पर हम क्या करते हैं, उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम अपने पैरों को जमाने के लिए हमें अपने वेट को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़
देयर इज़ नो फ्रिक्शन। तो क्या आप चल पाएंगे ऐसे सरफेस पे जो कि बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस हो, वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो फ्रिक्शन हो। हाउ कुड यू कुड नॉट राइट पेन विथ पेन और पेंसिल इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन। ये जो आप पेन और पेंसिल का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं, तो वो भी उसका भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। व्हेन योर टीचर इज़ राइटिंग विथ चॉक, जब आपके टीचर चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो वो भी क्या है, इट्स रफ सरफेस रब्स ऑफ सम चॉक पार्टिकल्स विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड। तो वो क्या करता है, जो बोर्ड का जो सरफेस है वो चॉक को क्या कर देता है, रब कर देता है, और इस तरह से वहाँ पे जो है आप लिख पाते हैं, और वो चॉक पार्टिकल जो है बोर्ड के ऊपर स्टिक हो जाता है। कुड इट हैपन इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड। तो आप ये सोचिए कि अगर बोर्ड में और चॉक में कोई फ्रिक्शन ना हो रहा हो तो क्या वो हम लिख पाएंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देर इज़ नो फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है, इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देर इज़, वो कभी नहीं रुकेगा अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। तो had there been no friction between the tire of the automobiles and the road, तो क्या फ्रिक्शन नहीं होता है जब हम कोई भी व्हीकल को रोड पे चलाते हैं, ठीक है। तो क्या टायर और वहाँ पे रोड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम उसको ना तो स्टार्ट कर पाएंगे, ना उसे चला पाएंगे, ना ही उसको टर्न कर पाएंगे, ना ही उसे रोक पाएंगे, ठीक है। तो यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई अ नॉट। और अगर फ्रिक्शन ना हो तो ना ही आप उसमें क्या कर सकते हैं, ना तो आप कील को वॉल में फिक्स कर सकते हैं और ना ही आप किसी के टाई में नॉट बांध सकते हैं। तो वुड फ्रिक्शन नो विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। और किसी भी फ्रिक्शन की एब्सेंस की वजह से अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम कोई भी बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। सोल देखिए, जब आपकी वियर आउट हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि सरफेस में और आपकी सोल की सरफेस में फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन कॉज होने की वजह से आपका जो सोल है वो डैमेज हो जाता है। उसका इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन इविल। दूसरी तरफ फ्रिक्शन की जो है कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इट बियर आउट द मटेरियल, ये मटेरियल को जल्दी ख़राब घिस जाता है मटेरियल हमारा फ्रिक्शन की वजह से। वेर दे आर स्क्रूड बॉल बेयरिंग और द सोल ऑफ द शूज़। अब यहाँ पे देख सकते हैं बॉल बेयरिंग जो हमारा व्हीकल के उस टायर्स में लग फिक्स होते हैं मूवमेंट के लिए, और फिर यहाँ पे जो कि फ्रिक्शन को कम करते हैं बॉल बेयरिंग्स, और सोल जो होता है हमारे शूज़ के वो भी ख़राब हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। यू मस्ट हैव सीन worn out step of the foot over bridges at railway station, worn out steps of the foot over the bridges at रेलवे स्टेशन। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, और फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होता है। विगरेसली रब योर पाम टुगेदर फॉर अ फ्यू, इस चीज़ का तो आप एकदम अभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि अपने दोनों पाम को रब करिए और वहाँ पे फिर अपने गाल पे उसको टच करके देखिए कि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं। हाउ डू यू फील, अब आप बताइए कि कैसा लग रहा है। व्हेन यू स्टिक अ मैच स्टिक अगेंस्ट रफ सरफेस, जब आप स्ट्राइक करते हैं मैच स्टिक को रफ सरफेस के ऊपर या फिर मैच बॉक्स के रफ सरफेस के ऊपर, तब वहाँ पे क्या होता है, फायर कैच करता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ द मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट इज़ रन फॉर फ्यू मिनट्स। तो आप इस तरह से जब आप मिक्सचर ग्राइंडर का यूज़ करते हैं तो उसका जो जार है, जब हम उसमें कुछ ग्राइंड करने की कोशिश ग्राइंड करते हैं, तब वो उसके मुंह में फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो जार जो है गर्म हो जाता है। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जांपल इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पे कि आप ये नोटिस करेंगे कि जो फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज़ ऑपरेटेड हीट जनरेट्स कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ द एनर्जी। और जब मशीन ऑपरेट होता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है जिससे कि एनर्जी का वेस्टेज होता है। वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग द फ्रिक्शन इन द फ्लोइंग सेक्शन। अब यहाँ पे हम आगे क्या देखेंगे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है या फिर इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। तो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 9.4, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन। हमने पहले देखा कि कुछ सिचुएशन में फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, नहीं फ्रिक्शन होगा तो वो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन हैव यू एवर थॉट वाई
द सोल ऑफ योर शूज़ इज़ ग्रूव्ड एंड इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप। ग्रूव्ड क्यों होता है, देखा अगर आप उसमें ना कुछ ऐसे पैटर्न जैसा बना होता है सोल में, शूज़ के सोल को देखिएगा तो वो क्यों ग्रूव्ड होता है, ताकि जो है आप आसानी से उसको चल सके, कंफर्टेबल होकर उस पर चल सकें और स्लिप ना हो। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शो बेटर ग्रिप, ताकि फ्लोर और शूज़ में अच्छे बेटर ग्रिप बन सके, सो दैट यू कैन मूव सेफली, इस तरह से आप सेफली चल सकें। सिमिलरली द ट्रीटेड टायर्स ऑफ द कार, यहाँ पे देखते थ्रेटेड कार टायर्स जो होते हैं उसमें भी पैटर्न बना होता है। बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर, उसको अच्छा ग्रिप प्रदान करता है, वो अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के तो यहाँ पे देखिए सोल में कैसे उसका ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए, और यहाँ पे टायर्स को भी देख सकते हैं कि कैसे ये फ्रिक्शन, टायर्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को बढ़ाता है और ग्रिप को मजबूत करता है ग्राउंड के साथ। तो वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक्स पैड, और इस तरह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ब्रेक्स पैड का यूज़ करते हैं, ताकि हम किसी भी सिस्टम पे अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं, चाहे वो हमारा बाईसाइकिल हो या फिर ऑटोमोबाइल्स हो, तो वहाँ पे हम ब्रेक पैड का यूज़ करते हैं जो कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं, द ब्रेक पैड डू नॉट टच द व्हील्स, वो ब्रेक पैड जो है वो अलग अटैच रहता है, वो टायर को टच नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, टायर में स्टिक हो जाता है, और इस तरह से आपका जो व्हील है वो व्हील्स को रोक देता है। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये कैसे हुआ, क्यों रोका, कैसे रोका ये, तो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो जो है आपके व्हील को रोक देता है। द व्हील स्टॉप मूविंग, तो वहाँ पे जो है व्हील जो है मूव करना बंद करता है। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट, और आपने देखा होगा कि जो कबड्डी प्लेयर हैं वो अपने हाथों को मिट्टी से रब करते हुए दिखते हैं, ताकि वो अच्छे से फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सकें और ओपोनेंट टीम के मेंबर को अच्छे से ग्रिप करके पकड़ सकें। Gymnasts apply some porous substance on their hand to increase the friction for better grip, और जिमनास्ट भी कुछ इस तरह पोरस सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उनकी ग्रिप भी अच्छी हो, ठीक है, और ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर सके। In some situations, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. कुछ केसेस में जो है फ्रिक्शन डिज़ायरेबल होता है, और कुछ केसेस में है जो अनडिज़ायरेबल होता है, अनवांटेड होता है। तो वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर, अब आप देखिए जब भी आप कैरम बोर्ड का गेम खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे कैरम बोर्ड के ऊपर आप पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं, ताकि जो है मूवमेंट जो है उस पर अच्छे से हो सके। You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of the door, अब आपने देखा कि डोर के हिंज में हम ऑयल पोर करते हैं ताकि जो वहाँ पे भी फ्रिक्शन ना हो और मूवमेंट अच्छे से डोर का स्मूथली हो बिना आवाज़ किए। The bicycle and the motor mechanics uses grease between the moving parts of the machine, और जो ऑटोमोबाइल्स होता है या फिर मशीन में होता है तो हम क्या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जो पार्ट्स मूविंग होता है। इन ऑल द एवर केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इन सभी केसेस में हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं और इस तरह से एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। व्हेन ऑयल ग्रीस और द ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, जब भी मूविंग पार्ट्स में ऑयल ग्रीस या ग्रेफाइट को अप्लाई किया जाता है मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर, वहाँ पे एक थिन लेयर बन जाती है। एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर, और जो मूविंग सरफेस है एक दूसरे के अगेंस्ट में डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और यहाँ पे जो है इरेगुलरिटीज़ को एक्सटेंड किया जाता है। विच इज़ द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स, और वो सब्सटेंस जो कि फ्रिक्शन को कम करते हैं उसको हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। इन सम मशीन इट नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल। हाँ, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सब्सटेंस रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, उसको हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। इन सम मशीन इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज द लुब्रिकेंट, और कुछ मशीन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम एडवाइस नहीं करते हैं कि ऑयल को एज ए लुब्रिकेंट यूज़ किया जाए। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ वन यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यहाँ पे एयर कुशन का इस्तेमाल किया जाता है मूविंग पार्ट्स में ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कोई लुब्रिकेंट काम करता है, एक थिन लेयर बना लेता है दो सरफेस के बीच में और वो उस तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है।
कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू ज़ीरो बाय पॉलिशिंग द सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या हम फ्रिक्शन को बिल्कुल ज़ीरो पे ला सकते हैं पॉलिश करके या फिर ज़्यादा अमाउंट में हम लुब्रिकेंट का यूज़ करके? फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड। तो पहली क्या कह रही है कि फ्रिक्शन जो है पूरी तरह से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ, क्योंकि कोई भी सरफेस जो है परफेक्टली स्मूथ नहीं है। सम इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज देयर, उसमें कुछ ना कुछ, कितना भी वो कोई सरफेस आपको स्मूथ दिखे, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी ज़रूर रहती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 9.5, व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। You must have seen attaches and other pieces of luggage fitted with the roller। आपने देखा होगा कि जैसे आजकल ट्रॉलीज है उसमें क्या व्हील लगाया अटैच होता है। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, और इस तरह का लगेज जो है बच्चे भी आसानी से कैरी कर लेते हैं, ठीक है। तो आसानी से उसे पुल कर सकते हैं। वाई इट इज़ सो, क्यों है ये? क्योंकि इट लेटस फाइंड रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, क्योंकि जहाँ पे भी रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग होता है, तो वो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। यहाँ 9.4 देखिए, टेक अ फ्यू पेंसिल, कुछ पेंसिल ले लीजिए और उसके ऊपर सिलेंड्रिकल शेप, पेंसिल का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, उसके ऊपर आप उसके पैरेलल में ही प्लेस देम पैरेलल टू, यानी टेबल के ऊपर रखना है आपको। एंड थिक बुक, अब उसके ऊपर आप क्या रखिए कि एक बुक को रख दीजिए। यू ऑब्जर्व द पेंसिल रोलिंग एज द बुक मूव, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे बुक के ऊपर तो पेंसिल क्या होगी, रोल होगा और आप बुक को मूव करेगा। तो यू विल फील इट इज़ ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे दैन द स्लाइड इट। और इस केस में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि बुक को जो है रोल, अगर हम पेंसिल के ऊपर रोल करते हुए मूव करते हैं तो वो ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम उसको टेबल पे रख के उसे स्लाइड करें। तो डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बिन रिड्यूस्ड, यहाँ पे रेजिस्टेंस को कम किया गया है। एंड हैव यू सीन हैवी मशीनरी मूविंग बीइंग मूव्ड बाय द प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट, और यहाँ पे हैवी मशीनरी को कैसे मूव किया जाता है, उनके नीचे कुछ ना कुछ लॉग यानी लकड़ी के टुकड़े को रख के, ठीक है, प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस, अगर कोई बॉडी जो है एक सरफेस के ऊपर रोल कर रही है, जो रेजिस्टेंस होता है यानी जो रुकावट होता है मोशन में, वो क्या होता है, उसे हम रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, रोलिंग जो है क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड द बॉडी अनदर ओवर अनदर, यानी हमेशा जो रोलिंग है वो स्लाइडिंग करने से आसान रहता है, यानी रोलिंग इज ईजियर। इट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स, और इसीलिए जो है जिस ऐसे लगेज जिसमें कि व्हील फिटेड होते हैं, व्हील फिट होता है, उसे हम कैरी करना आसान होता है। एंड इट इज़ सेड टू बी ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैनकाइंड, तो इसे हम एक मैनकाइंड का एक अच्छा इन्वेंशन मान सकते हैं। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय यूज ऑफ द बॉल बेरिंग। तो इसी तरह से जो है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसीलिए हम बहुत सारे मशीनरीज़ में जो है, हम बहुत सारे मशीन्स में जो है इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को अडॉप्ट किया गया है बाय यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स। कॉमन एग्जांपल आर, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो सिंपल सा आंसर है कि आप वहाँ से उसकी इस्तेमाल से आप फ्रिक्शन को कम किया जाता है। कॉमन एग्जांपल आर ऑफ सच एज बॉल बेयरिंग बिटवीन द हब्स एंड द एक्सेल ऑफ द सीलिंग फैन। यहाँ पे देखिए हब्स एंड एक्सेल में जो सीलिंग फैन में जो लगा होता है, या फिर बाईसाइकिल में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से रोलिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल, ये बॉल बेयरिंग जो इस्तेमाल किया गया है, इसमें छोटे छोटे बॉल्स दो सरफेस के बीच में आपको देख रहा होगा, बॉल बेयरिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है आप इसको याद रखिएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन, नेक्स्ट है 9.6, फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट द एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, एयर जो है बहुत ही हल्का है और थिन है, येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट, लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसके थ्रू मूव करता है तो वो भी जो है, एयर भी जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, वो वहाँ पे भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली जो वाटर है और एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम, और वाटर और अदर लिक्विड से भी फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है जब उसके थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड, बहुत सारे इन साइंस में जो है कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स आर इज फ्लूइड। हम किसे
गैस और लिक्विड को फ्लूइड कह देते हैं. सो वी कैन से दैट फ्लूइड exert फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन द मोशन थ्रू देम. तो फ्लूइड यहाँ पे देख सकते हैं फ्लूइड कहते हैं. तो सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इन द मोशन इन देम. अब यहाँ पे देखिए बॉक्स में क्या द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग. जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट किया जाता है फ्लूइड के द्वारा, जैसे लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, उसे हम ड्रैग कहते हैं. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन एंड फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है उसके स्पीड को with respect to the depend on its speed, उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड ऑन इट्स स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसके ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड द जो फ्लूइड का जो नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्लूइड में मूवमेंट करता है, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम. तो उसे फ्रिक्शन से ओवरकम करना पड़ता है मूवमेंट के लिए. ठीक है, मूवमेंट करने के लिए उनको फ्रिक्शन से ओवरकम करना पड़ता है. इस प्रोसेस में वो एनर्जी लॉस करते हैं. एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन. तो यहाँ पे जो है इसमें बहुत सारे एफर्ट लगाए जाते हैं ताकि हम फ्रिक्शन को कम कर सकें. सो ऑब्जेक्ट्स गिवन स्पेशल शेप, इसीलिए ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन को कम करने के लिए इन ऑब्जेक्ट का, ताकि फ्लूइड में अच्छे से मोशन हो सके, फ्रिक्शन को कम करके मोशन हो सके, उसके लिए उनके स्पेशल शेप्स दिए जाते हैं. वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फॉर दीज स्पेशल शेप. और इस तरह का जो है साइंटिस्ट को कहाँ से आइडिया आता है, तो वो नेचर से इंस्पायर होते हैं. फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेस. तो इस तरह से बर्ड्स और फिशेस से इंस्पायर होके वो हैव टू मूव अबाउट द फ्लूइड ऑल द टाइम, क्योंकि बर्ड्स और फिशेस जो हैं हमेशा एयर में या फिर वाटर में ही मूव करते हैं. तो इस तरह से वो साइंटिस्ट जो हैं इनसे इंस्पिरेशन लेके उसी तरह से ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन करते हैं. इसीलिए जो है हमारा एरोप्लेन का जो शेप होता है बर्ड्स के जैसे होता है. एंड देयर बॉडीज मस्ट हैव इन्वॉल्व द शेप्स विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी, ताकि ऑब्जेक्ट का ऐसा शेप हो ताकि उनमें एनर्जी का लेस यूज़ हो, लॉस कम हो एनर्जी का इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन से बाहर निकलने के लिए. लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ द एरोप्लेन. एरोप्लेन की शेप को ध्यान से देखिए. यू you do you find any similarity in its shape and that is of the word. जब आप एरोप्लेन के शेप को देखिएगा तो आपको उसका जो शेप है वो कैसा दिखेगा, बर्ड के शेप से सिमिलर दिखता है. इनफैक्ट ऑल द व्हीकल आर डिज़ाइंड टू हैव शेप विच इज़ रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. और इस तरह से जितने भी व्हीकल को डिज़ाइन किया जाता है उन सब का शेप ऐसा होता है जिससे कि हम फ्लूइड से प्रोड्यूस होने वाले फ्रिक्शन को कम कर सकें. ठीक है, तो सिमिलैरिटी इन द शेप ऑफ एन एरोप्लेन एंड द बर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज भी बनाया गया है, ध्यान से देखिए. Now come to the keywords: ball bearing, drag, fluid friction, friction, interlocking, lubricants, rolling friction, sliding friction, static friction. तो यहाँ से जो क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो बॉल बेयरिंग से पूछा जाता है कि क्यों ये इस्तेमाल किया जाता है. एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपने ऊपर डिस्कस किया. अब हम देख लेते हैं कीवर्ड्स को. फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्शन. फ्रिक्शन जो है दो जो सरफेस के बीच में जो अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो एक उसके मोशन को, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. फ्रिक्शन अपोजेस इट एक्ट ऑन द बोथ द सरफेस. और फ्रिक्शन जो है दोनों ही सरफेस पे काम करता है. फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट. सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो फ्रिक्शन जो है किस पे डिपेंड करेगा, जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उनके नेचर के ऊपर. फॉर द गिवन पेयर ऑफ द सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द स्मूथनेस ऑफ दो सरफेस. और फॉर अ गिवन पेयर ऑफ द सरफेस फ्रिक्शन जो अगर दो सरफेस कोई पेयर दिया हुआ है सरफेस का, तो फ्रिक्शन कैसे डिपेंड करेगा, उनके उस स्मूथनेस पे डिपेंड करेगा, सरफेस के स्मूथनेस पे डिपेंड करेगा. फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है कि कितना हार्ड है सरफेस टू सरफेस प्रेस्ड, जो दो सरफेस है वो एक दूसरे को कितना हार्ड वो प्रेस कर सकते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब किसी भी रेस्ट में अगर बॉडी है, अगर उसको हम क्या मूवमेंट में लाते हैं, तब वहाँ पे जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है कम इनटू प्ले जब हम कोई मूविंग बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्लाइडिंग फोर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर.
ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़। फ्रिक्शन जो है कुछ केसेस में हमारे लिए बेनिफिशियल होता है और कुछ केसेस में हमारे लिए क्या होता है, डिसएडवांटेज भी होता है उसका। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। अगर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं तो करना चाहते हैं तो सरफेस को रफ करना पड़ेगा। ठीक है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर थ्रेडेड इनटू इंक्रीज हम आर थ्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जो हमारा सोल होता है शूज़ का या फिर टायर होता है, वो उसमें क्या गैप्स बने होते हैं, उसमें पैटर्न्स बने होते हैं ताकि फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सके और ग्रिप को मजबूत किया जा सके। फ्रिक्शन इज समटाइम अनडिजायरेबल। कभी कभी जो फ्रिक्शन हमें नहीं चाहिए होता है, ठीक है, अनडिजायरेबल होता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है कैसे, लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करके। जब कोई बॉडी रोल्स दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करता है तो रोलिंग फ्रिक्शन कम इनटू प्ले, तो वहाँ पे क्या एक्ट करता है, रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेरिंग। बहुत सारे केसेस में जो है फ्रिक्शन को कम किया जाता है बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करके। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज। फ्लूइड फ्रिक्शन कैसे कम किया जाता है, जो जो फ्रिक्शन हमारा एयर और वाटर में होता है उसकी वजह से होता है, तो उसको कम करने के लिए हम सुटेबल शेप प्रोवाइड करते हैं। बॉडीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका स्पेशल शेप बनाते हैं उसकी बॉडी का, ऑब्जेक्ट की बॉडी का, ताकि वो आसानी से मूवमेंट कर सके फ्लूइड में। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर। आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ आपको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।